मैंने आपको कहा भी था, ये खालिसतन औरतों का काम है, मुझे इस गोल्ड वोल्ड के चक्कर में ना घसीटिए। मगर आपने एक नहीं सुनी। अनसक अफ़ाक नहायत खौफ से साबरा बेगम और सितारा पप्पू के साथ मार्केट में दाखिल हुआ था। मजाल है ये लड़का हाथ आ जाए। आजकल मुल्क के हालात देखे हैं ना, क्या हो रहे हैं। लाखों का जेवर है, लाखों का जेवर खरीदना है। अगर वापसी पे खुदा न खास्ता कोई चोर डाकू को कोई भी हमारे पीछे पड़ जाए तो। साबरा बेगम ने गुस्सेली नजरों से उसे घूरा तो वो जुज़्ब सा हो गया। भाभी, जब हम अंजा की शादी की शॉपिंग करेंगे तो आप देखिएगा, तो अंजा कैसे कैसे भाग भाग कर हमारे साथ आया करेगा। सितारा ने मुस्कराते हुए उससे कोनी मारी। बस पप्पू, आपका तो काम ही जल्दी पे तेल छिड़कना है। अब आप माने ना तो और बात है, अब पक्का नहीं। या अल्लाह खैर, आज मेरी खूब दुर्गत बनने वाली है, अंजक ने बेचारगी से कहा। तो साबरा और सितारा दोनों मुस्करा दी। भाभी, वो हार देखें कितना प्यारा है। सितारा ने एक दुकान के करीब से गुजरते हुए बड़े से हार की तरफ इशारा किया। अरे सितारा, नहीं, ये तो देखने में ही 10 तोले का लग रहा है। 2-2.5 तोले का सेट देखते हैं, फिर चूड़ियाँ भी तो बनानी है। आखिर कमल के सास के लिए झुमके भी तो बनाने हैं। साबरा बेगम ने उसे याद दिलवाया। साबरा बेगम ने उसे याद करवाया। तो ठीक है भाभी, फरहान ज्वेलर्स चलते हैं। अपनी निम्मो पड़ोसन के शौहर की दुकान है। अंसर खामोशी से साबरा और सितारा बेगम के साथ चल रहा था। अचानक से सामने से आती परी को देखकर अंसर थितक कर रह गया था। मिमी और मारूफ में से कोई भी उसके साथ नहीं था। अंसर को मुतफक्कर दिखाई दे रही थी। माँ, फुप्पो, आप दोनों जेवर पसंद करें, मैं अभी आया। लो, अब तुम कहाँ चल दिए? साबरा बेगम ने पूछा। बस आया, 2 मिनट। ठीक है, हम फरहान ज्वेलर्स जा रहे हैं, तुम हमें वहीं ज्वाइन कर लेना, सितारा ने बताया। ओके। वो आगे बढ़ गया। रुकिए मिस परी। उसके करीब पहुंचकर अंसक ने उसे पुकारा। तुम यहाँ? वो उसे देखकर परेशान हुई। उदासी उसके चेहरे से आया थी। अपनी बहन की शादी के लिए गोल्ड खरीदने आया था, आपको देखकर रुक गया। मैं भी एक काम के सिलसिले में आई थी। वो नज़रें चुराते हुए बोली। आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? अंसक ने न जाने किस जज्बे के तहत पूछ बैठा। मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अंसक वहीं खड़ा उससे जाता हुआ देख रहा था। वो गोल्ड मार्केट से अपना ब्रेसलेट बेचकर और मेन रोड पे आई थी और किसी टैक्सी के इंतज़ार में सड़क किनारे खड़ी थी जब 2 मोटरसाइकिल सवार तेज़ी से उसके करीब से गुजरे और उसका परस झपट कर जन से मोटरसाइकिल भगा कर उसकी नज़रों से ओझल हो गए। ये सब इतना अचानक हुआ कि उससे संभलने का मौका भी नहीं मिला। बेबसी की इंतहा थी कि उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। वो चीखी थी, लेकिन उसकी बेबसी किसी काम न आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वक्त और हालात के आगे वो एक दिन यूं जलीलो ख्वार हो जाएगी। नसीब ने उसे ज़ेर कर दिया था, मजबूरी ने उसे जकड़ लिया था।
टोरंटो पेरिसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रेखा जुरेज को सी ऑफ करने आई थी। जुरेज, तुम्हें जाता हुआ देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। अपना और मीर का बहुत ख्याल रखना, उन्हें ताकीद की। जवाबन उसने आंसू साफ करते हुए सर हिला दिया। तुम मुझे बहुत याद आओगे जुरेज, वो बोलते बोलते रो पड़ी। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए बहुत दुआ करूँगी। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। मुझसे वादा करो जुरेज, तुम बराबर मेडिसिन लोगे, अपना चेकअप करवाते रहोगे। वो दीवानगी में उनसे वादा ले रही थी। वो जुरेज के मामले में ऐसी ही दीवानी थी। खामोशी से वो सर हिला गए। चलता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वो तवक्कुफ के बाद उन्होंने रिस्ट वॉच देखी। तुम्हारी सलामतियों और खुशियों के लिए भगवान से हमेशा दुआ मांगती रहती हूँ। अब जुदा होने का वक्त आ रहा है। वो रोते रोते मुस्करा पड़ी। जुरेज ने आगे बढ़कर उसके सर पे थपकी दी। तुम्हें मीर के साथ मुझे मिलने के लिए पाकिस्तान आना होगा, उन्होंने फरमाइश की। हाँ आऊँगी, माही को बताऊँगी। मैंने आज तक किसी मर्द को इतना बावफा नहीं देखा जितना जुरेज अफंदी को मैंने उसके लिए तड़पते हुए देखा है। मैं उसे बताऊंगी। तुम्हारी याद में उन्होंने पल पल मरते हुए जुरेज को देखा है। तुम्हारे हिजर में सुलगते हुए, तड़पते हुए। मौत से पहले मैंने 12 मरते हुए देखा है। जुरेज के दुखों को बोलते हुए देखा है। उसकी तलाश में कदम कदम पे उसे खुद से जुदा होते हुए देखा है। मैं उसे बताऊंगी जुरेज, सब कुछ बताऊंगी। रेखा उनकी जुदाई में चल रही थी। बेसाख्ता उसने जुरेज का हाथ थाम लिया था। रेखा, आई हैव टू गो नाउ। उन्होंने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़वाया। काश मैं तुम्हें हमेशा के लिए रोक सकती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रेखा प्लीज़ अपने आप को संभालो और वापस लौट जाओ। मैं अपने साथ अर्जियों का बोझ नहीं लेकर जाना चाहता। उनकी फ़्लाइट अनाउंस होने लगी थी। बेख्याली में याद आ जाऊं तो फ़ोन ज़रूर कर लेना, मैं इंतज़ार करूँगी। जुरेज खामोशी से सर हिला गए। अब उन्होंने अपना हैंड कैरी पकड़ लिया था। मेरे वादे हमेशा याद रखना, उन्होंने रेखा को याद दिलाया। और फिर वो हैंड कैरी पकड़े बोर्डिंग की तरफ बढ़ गए थे। रेखा धुंधली आंखों से इस गहरे धुएं जैसे शख्स को देखती रही जिसे उसने बेयकतरफा मोहब्बत की थी। वो आंखों में ख्वाब बनकर उतर जाने वाले शख्स था। वो शख्स जिससे रेखा ने बेतहाशा मोहब्बत की थी। वो शख्स जिसकी थकी मांदा ज़िंदगी में रेखा की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो शख्स जिसकी मोहब्बत में उसने बुरी तरह मार खाई थी और अपना आप हार गई थी। जुरेज ने पलट कर नहीं देखा था। अगर वो पलट कर देखता तो रेखा के लिए मुश्किल हो जाता, सो वो पलटना भी नहीं चाहता था। सितारा बुटीक के कपड़े देने के लिए घर से निकली। मेन रोड पे किसी रिक्शे या बस के इंतज़ार में खड़ी थी। जब एक रिक्शा उसके करीब आकर रुका था, वो उजलत में रिक्शे की जानब बढ़ी थी, लेकिन रिक्शे में मौजूद सिकंदर को देखकर पीछे हटी। सितारा रुको! सिकंदर रिक्शे से निकलकर उसके पीछे आया। सितारा रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
वो इसके पीछे चल रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। वो तनफ़ुर से बोली, एक बार, सिर्फ एक बार सितारा, मुझे माफ़ कर दो। वो लाचारी से सितारा के रास्ते में आया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी सिकंदर, हट जाओ मेरे रास्ते से। सितारा नफ़रत से बोली, सितारा ऐसे ना करो, ये बताओ मेरी ज़ारा कैसी है? वो तड़प कर बोले, मर गई है सितारा और ज़ारा तुम्हारे लिए, यही कहा था ना तुमने? मुझे खुदा के लिए सितारा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपना घर खुद अपने हाथों से उजाड़ डाला। वो अब रो रहा था। मत बहाओ ये मगरमच्छ के आंसू। कुछ साल पहले मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही तड़पी थी, ऐसे ही इल्तिजाई की करती थी, लेकिन तुम मेरी एक ना सुनते थे। याद है तुम्हें किस तरह तुमने मुझे धक्के मार के घर से निकाला था? किस मुंह से मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? और किस मुंह से तुम मुझसे माफ़ी की उम्मीद रखते हो? सितारा हनूस तनफ़्फ़ुस से कहती आगे बढ़ गई। सिकंदर उसके पीछे आया था, लेकिन सितारा एक बस के रुकते ही उसमें घुस गई थी। स्याह बादलों ने आसमान को झांप लिया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आयाबी, आपको याद है ना सब क्या करना है? अनूश आयाबी के क्वार्टर में खड़ी उनसे पूछ रही थी। अब इस बुढ़ापे में मुझसे एक्टिंग करवाओगी? मैंने आज तक माहीन से कभी नहीं झूठ बोला। मुझे अजीब सा लग रहा है ये सब। आया भी मुतफक्कर हुई। आया भी, कुछ नहीं होगा। झूठ अगर किसी की ज़िंदगी में बहार ला सकता हो तो वो झूठ नहीं होता। बस आपको बीमार होने की एक्टिंग करनी होगी। अनूश ने उन्हें पकड़कर बिस्तर पर लटाया, कंबल खोलकर उन पर फैलाया। वो तो ठीक है, मगर माहीन का रद्द-ए-अमल अल्लाह जाने क्या होगा। उनके रद्द-ए-अमल का आप समेत अच्छी तरह मालूम है आयावी। लेकिन डैड और उनको एक दूसरे के करीब लाने के लिए बेहिस बनना पड़ेगा। मोम को अकेला करना पड़ेगा। छोटे मोटे झूठों का सहारा लेना पड़ेगा। अनूश ने उन्हें कायल करते हुए कहा, तो आया भी इस बात में सर हिला गई। ओके आया भी, मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ, वरना मॉम को शक हो जाएगा। अनूश वापसी के लिए पलटी। ठीक है बेटा, अल्लाह हमारे नेक मकसद में हमें कामयाब करे। आयाबी ने दुआ की। इंशाल्लाह आयाबी, आप देखिएगा मॉम और डैड की ज़िंदगी में एक बार फिर से बहार आएगी। मैं इन दोनों की ज़िंदगियों से गम के कांटों को निकाल बाहर करूँगी। अनूश के लहजे में सच्चाई झलक रही थी। आयाबी के क्वार्टर से निकलकर जब वो अपने कमरे में जाने के लिए लॉन्च से गुजरी, लॉन्च में सोफे पे माहीन विराजमान, तो माहीन को विराजमान पाया। आयाबी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। कॉफ़ी भी मैंने अपने लिए खुद बनाई है। रात के खाने का भी नहीं पूछा उन्होंने। आयाबी की तबीयत ठीक नहीं है मॉम, उनकी कमर में दर्द है। मैं अभी उनको मेडिसिन दे के आई हूँ, अनूश ने बताया। और क्या हो गया उन्हें?
अचानक से वो परेशान हुई। वो बता रही थी कि नीचे कैबिनेट से कुछ निकाल रही थी। जब उठी तो कमर में शदीद दर्द निकल आया। अनुज ने झूठ बोला, वेरी सैड, सुबह उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी। माहीन कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा। मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, एक ज़रूरी असाइनमेंट तैयार करना थी मुझे। वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। इसका मतलब है आज का खाना मुझे ही बनाना होगा, वो खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए सोफे से उठी। अनुज सुनी अनसुनी करते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। माहीन वर्किंग वुमन थी। कुकिंग का टाइम उन्हें बहुत कम मिलता था। आया बी ने घर और किचन के तमाम मामूलात संभाल रखे थे, सो वो संडे को ही अनुज की फरमाइश पे किचन में जाया करती थी। वेजिटेबल कटिंग करने के बाद वो चूल्हा जला रही थी जब डोरबेल ने उनकी तवज्जो मबसूल की। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद फिर तीसरी बार डोरबेल बजी। आज चौकीदार भी छुट्टी पे था। आया भी बीमार थी। पता नहीं कौन है बेसब्रा, वो बड़बड़ाई। वो गेट के पास गई, कौन है बाहर? रात का वक्त था। मुल्की हालात के पेश नज़र उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा नहीं खोला था। कौन है? अब की बार झुंझुलाहट से पूछा गया। लगता है कोई गूंगा बहरा है, उन्होंने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए और झुंझलाए हुए अंदाज में गेट खोला। सामने जो शख्स खड़ा था उसने माहीन के वजूद को साफ तौर जामिद कर दिया था। उसे देखकर जिस्मो जान पे अजाब टूटा था।